ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, मैं कार्तिक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रतिपक्ष संवाद के इस खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम में, जिसमें हम सामाजिक महत्व के मुद्दों का विश्लेषण करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एक पोस्टमार्टम। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने लेके आए हैं महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा। ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन हालिया कुछ वर्षों में इस मुद्दे पर जरूर कुछ काम होने लगा है। अगर हम 24 जनवरी की बात करें तो 24 जनवरी को हम सभी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया था और उस दौरान देखा गया कि कई राज्यों द्वारा कुछ अनूठी पहल इस दौरान की गई। जैसे कि उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया और इसी तरह किसी एक अन्य जिले में एक दिन के लिए एक बालिका को उस जगह का डीएम नियुक्त किया गया। इस तरह की पहलें जरूर ही तारीफ के काबिल हैं, पर हमें यह भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या किसी को एक दिन का मुख्यमंत्री बना देने या फिर एक दिन के लिए डीएम बना देने से महिलाओं की वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाओं की जो समस्या है वो ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिनके निवारण के लिए हमें वर्षों तक मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हम कुछ मुख्य समस्याओं की बात करें तो महिलाओं की कुछ मुख्य समस्या हैं। जो सबसे पहली समस्या है वह है सामाजिक रूढ़िवादिता, यानी जो कि हमारे परिवारों से ही शुरू हो जाती है। हमारे परिवार में एक माइंडसेट बना दिया जाता है कि महिला ही इस कार्य को करेगी और पुरुष इस कार्य को करेगा। महिलाएं घरेलू कार्यों में अपना समय व्यतीत करेंगी और पुरुष बाहर के कार्यों में लगा रहेगा। और पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे ये व्यवस्था चली आई, अब यह समाज के बिल्कुल दिमाग में घुस सकी है कि ये कार्य महिलाओं के कार्य हैं और ये कार्य पुरुषों के कार्य हैं। तो यह है सामाजिक रूढ़िवादिता। इसके अलावा लैंगिक भेदभाव एक ऐसी चीज़ है जो समाज को पूरी तरह से खा चुकी है। हमारे समाज में सन मेटा प्रेफरेंस यानी कि बेटे की चाहत का एक ऐसा अनूठा रिवाज चल चुका है जिसने पूरी तरह से समाज को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। इसके अलावा जिस महिला की नौकरी लग भी जाती है तो वो घर से इतना दूर होती है या फिर नाइट ड्यूटी वगैरह में महिलाओं को जाने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि सुरक्षा के मुद्दे होते हैं। इसके अलावा परिवहन के साधन नहीं मिल पाते। इसके अलावा कुछ मुद्दे हैं डिजिटल जेंडर गैप, क्योंकि जिसको हम कहते हैं कि डिजिटल समाज में महिलाओं की कितनी भूमिका है। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो कई आंकड़े हमें बताते हैं कि इंटरनेट पर पुरुष ज़्यादा एक्टिव होते हैं जबकि महिलाओं का बहुत कम रोल होता है। इसके अलावा कई समस्या है कि डेटा की समस्या, कि आज के समय पर जेंडर गैप के बीच में जो समस्या है उसका डेटा बहुत कम उपलब्ध है। तो कैसे इस समस्या का निवारण किया जाए जब हमारे पास डेटा की ही बहुत कमी है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के डेटा को लेके आए हैं, क्योंकि कभी जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो एक प्रश्न आता है कि इतना भी समाज में बदलाव नहीं है या फिर इतना भी समाज में अंतर नहीं है जितना कि बताया जाता है। इसीलिए हम आज जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो एक ऑथेंटिक सर्वे के द्वारा लिए गए डाटा है, या फिर यूँ कहें कि वो एक ऑथेंटिक डेटा है। उन्हीं को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे भारतीय समाज में महिलाओं का विशेष स्थान रहा है। प्राचीन समय में गार्गी, अपाला, सावित्री जैसी विदुषी महिलाएं और बाद में चेन्नम्मा, अहिल्याबाई और झांसी की रानी जैसी वीरांगना इस देश का हिस्सा रही हैं। परंतु लैंगिक भेदभाव और सामाजिक रूढ़िवादिता के चलते समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से पहले भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी मात्र 23.5% थी। शायद और भी कम रह गई है, क्योंकि कोरोना काल की सर्वाधिक मार असंगठित क्षेत्र पर ही पड़ी है, जिसमें अधिकांश महिलाएं कार्य करती हैं। बात करें 2011 की जनगणना की तो उसके अनुसार लगभग 16 करोड़ महिलाओं ने घरेलू कार्य को अपना मुख्य व्यवसाय माना, जबकि इसकी तुलना में मात्र 50 लाख पुरुषों ने घरेलू कार्य को मुख्य व्यवसाय के तौर पर स्वीकार किया। चाइल्ड सेक्स रेशियो अर्थात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल में यह सर्वाधिक 972 था, जबकि हरियाणा में सबसे कम 834 था। ILO की एक अन्य रिपोर्ट की बात करें तो घरेलू कार्यों में जहां एक महिला औसतन प्रतिदिन 297 मिनट देती है, वहीं पुरुष केवल 30 से 35 मिनट देते हैं। अतः महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि पुरुष भी उनके कार्य में भागीदारी करें, जिससे महिलाओं को अन्य कार्य करने का समय मिले और घरेलू कार्यों का दबाव कम हो।
मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट का भी मानना है कि अगर भारत में महिलाएं भी पुरुषों के समान अर्थव्यवस्था में भाग लें तो वर्ष 2025 तक देश की जीडीपी में 60% तक वृद्धि हो सकती है। और हमारा चैनल आपसे उम्मीद करता है कि आप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और लैंगिक भेदभाव को कम करने की दिशा में कार्य करेंगे। प्रतिपक्ष संवाद ब्यूरो। हमारे द्वारा बताई गई रिपोर्ट में मौजूद आंकड़ों से आपने ये जाना कि भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है, रोजगार में उनकी क्या भागीदारी है और साथ ही शिक्षा में उनकी क्या भागीदारी है। अब ये जानते हैं कि इन समस्याओं के निवारण के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण स्कीम चलाई जा रही है और कुछ स्कीम्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसकी बात हम आगे करेंगे। इसके अलावा है वन स्टॉप सेंटर, स्टेप महिला सशक्तिकरण केंद्र, वुमेन हेल्पलाइन, उज्ज्वला योजना और इसके अलावा निर्भया योजना। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। और यह स्कीम इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें 3 मंत्रालय लगे हुए हैं, जिनमें है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय व साथ ही परिवार व स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय। इस स्कीम के अंतर्गत पूरे देश के यूनियन टेरिटरीज और बाकी सभी राज्यों में 100 जिलों को चयनित किया गया है, जिनमें कि चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत कम था और इन 100 जिलों में विशेष कार्य किया जा रहा है। और यह कार्य इतना विशेष है कि अगर हम 2014 और 2019 की तुलना करें तो HMIS के आंकड़ों के अनुसार इसमें अभूतपूर्व बदलाव हुआ है और सरकार द्वारा जगह जगह पर ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जिनमें इन जगहों पर घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसके अलावा भी कई अन्य योजनाएं हैं जो राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। उसके अलावा ज़रूरत है कि हम भी पारिवारिक स्तर पर और समाज के स्तर पर इन योजनाओं के अलावा अपनी तरफ से कुछ योगदान जरूर करें। तो अगर हम आगे की बात करें कि हम कैसे इन समस्याओं का निवारण एक सामाजिक प्राणी होने के नाते कर सकते हैं, तो हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, यानी कि जन जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है, जिससे सामाजिक स्तर पर हम जागरूकता लेके आएँ। आज भी परिवारों में देखा जाता है कि अगर किसी परिवार में एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की है तो एक रूल बना दिया जाता है कि शाम के समय लड़की आलू छीलने रोटी बनाने का कार्य करेगी, लेकिन जो लड़का होगा वो खेलेगा, वो टीवी देखेगा और वो अन्य गतिविधियों को करेगा। तो यह समाज में ये बीज हम बचपन में ही बो देते हैं, जो बीज बड़ा होकर पेड़ बन जाता है और फिर समाज के लिए वही विनाशकारी चीज़ समस्या पैदा करती है। इसीलिए हमें सामाजिक स्तर पर, अपने पारिवारिक स्तर पर और निजी स्तर पर इन चीज़ों को लागू करने की ज़रूरत है कि हम अपने घर में ही लड़का और लड़के को समान वरीयता देना शुरू करें। इसके अलावा सरकार को भी परिवहन के अच्छे साधन दिलाने की ज़रूरत है और ऐसी जगह पर महिला सुरक्षा बलों की तैनाती करने की ज़रूरत है जहां पर घटना होने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि वुमेन सेफ्टी का एक इशू ऐसा इशू है जिस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें जेंडर गैप को सही करने के लिए जगह जगह परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाए गए केंद्रों पर सही डेटा लाने की ज़रूरत है, जिससे सही निगरानी हो सके और पता चल सके कि किन जगहों पर जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ज़रूरत है महिलाओं को आर्थिक प्रोत्साहन देने की और महिला उद्यमियों के विकास के लिए उन्हें नए नए यंत्र प्रदान करने की और उन्हें एक अच्छी मार्केट देने की। और एक अच्छी मार्केट देने में आज के समय पर सोशल मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा प्रयोग सरकार और हम भी अपने निजी स्तर पर कर सकते हैं कि हम जिस भी गांव या फिर शहर में रहते हैं तो हम वहां पर किसी भी महिला उद्यमी जो कि अचार बनाती है या फिर पापड़ बनाती है तो उसको प्रोत्साहित करने का कार्य करें। हम उसके कार्य को दूर दूर तक प्रसारित करें, प्रचारित करें, जिससे कि उसकी उस कार्य को करने में बहुत अच्छी मदद हमारी तरफ से हो सके। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई बातों को आप अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करेंगे, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण सच में एक सही प्लेटफॉर्म पर आ सके। तो आपने हमारे एपिसोड से जाना कि क्या समस्याएं हैं महिलाओं की, किस तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं और क्या उनके निवारण हो सकते हैं। तो इसी तरह हम आपके सामने अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे लेके आते रहेंगे। जुड़े रहिए प्रतिपक्ष।